नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। देश भर में अब 33% महिला आरक्षण की बात होने लगी है और जब महिला आरक्षण की बात हालांकि सालों से हो रही है, लेकिन अब सदन में जब इसको लेकर चर्चा होगी, ये कानून का रूप लेगा, क्या महिलाओं की स्थिति बदलेगी, किस तरीके से महिलाओं की लगातार प्रगति होगी, महिलाओं को लेकर समाज में क्या बदलाव आएगा, राजनीति के जरिए क्या बदलाव आएगा, बहुत सारे सवाल भी लोगों के जहन में हैं। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ में हम मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ की जो आइडियल महिला पॉलिटिशियन है उनसे ही बात किया जाए, जो कि स्थानीय महापौर से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तमाम बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। उनके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या बदलाव होगा, क्या व्यावहारिक दिक्कतें आती रही हैं और अब क्या चेंजेस हो सकते हैं। मुलाकात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेत्री और तमाम बड़े पदों पर रह चुकी सरोज पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी। धन्यवाद, नमस्कार। सरोज जी, 33% आरक्षण की बात हो रही है और पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है इस 33% आरक्षण पर, क्योंकि इस आरक्षण के बिना भी आपने तमाम मुकाम हासिल किए हैं। क्या ज़रूरत है इसकी, क्या आपको लगता है इसको लेकर? मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है और देश की आधी आबादी को इसकी आवश्यकता बहुत है। पहले भी हमने इसकी कोशिश ज़रूर करी, लेकिन कभी ये लोगों ने इसे धरातल पर नहीं आने दिया। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी तो वो जो कहते हैं वो पूरा होता है और इसलिए मुझे लगता है कि नारी वंदन अधिनियम जब लागू किया गया, जो पास हो गया है, सदन में पारित हो गया, लेकिन पारित करने के बाद में 2029 में ये लागू हो और ये 2029 में अगर लागू इसे करना है तो उसमें संशोधन होना चाहिए संविधान में। ये 16, 17, 18 को जो बैठक होने वाली है देश की संसद में, उसमें संशोधन आएगा जिससे कि हम आने वाले समय में 2029 में इसको लागू कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इसे ईमानदारी से धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि 2029 में ये लागू हो जाएगा। अब कितनी आवश्यकता है, तो बेहद आवश्यकता है। मेरी शुरुआत भी महिला आरक्षण से हुई। मैं महिला महापौर का जब चुनाव लड़ रही थी तो पहला चुनाव मैंने महिला आरक्षण पे लड़ा, लेकिन इसके बाद जब महिला आरक्षण के बाद जब दोबारा सामान्य हुआ तो उस जगह पर मैं देश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आई। तो महिला को अगर अवसर मिलता है तो वो अपने आप को प्रमाणित करती है। तो मुझे लगता है कि ये अवसर सब बहनों को मिलना चाहिए। आपने जब शुरुआत की, क्या आपको लगता है कि आरक्षण, आपने कहा महापौर के तौर पे आरक्षण ज़रूर मिला, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र था वो उसमें आरक्षण का कोई लेना देना नहीं था। क्या एक महिला बिना आरक्षण के उस मुकाम तक पहुंचने में उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है? क्या व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं? राजनीति बहुत रपटीली है और उस रपटीली राह पे महिलाओं को चलना बड़ा कठिन होता है। मैं मानती हूँ कि राजनीति में जब महिलाएं आती हैं तो कई बार उनको बहुत तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, अपमानित भी होना पड़ता है और हर महिला उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो बहुत सी महिलाएं आधे दूर तक आती हैं, फिर पलायन कर जाती हैं। अवसर नहीं मिलता है। जिन्हें अवसर मिलता है वो अपने आप को बार बार प्रमाणित करती हैं, अपनी योग्यता को प्रतिपादित करती हैं और ये करते करते वो बहुत थक जाती हैं। मुझे लगता है कि जब महिला को आरक्षण मिलेगा तो एक बार मजबूती के साथ में वो आगे बढ़ पाएंगी। अभी भी महिलाओं को जो आरक्षण मिला, चाहे वो नगरीय निकाय की बात हो, चाहे पंचायत में हो, महिलाओं ने बहुत अच्छा किया। शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन ये प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कुछ समय तक रहता है। आप जब उसको अवसर देते हैं तो वो शुरुआत करती है, धीरे धीरे सीखती है और अब बहनें इतनी मजबूत हैं। देश की आधी आबादी, हमारे देश की महिलाओं में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हैं। ये गौरव की बात है। वो हर क्षेत्र में जा सकती हैं। महिलाओं को कमतर करके आंकना, मुझे लगता है ये थोड़ी शुरुआत ठीक नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको अब 2029 में लागू करने का मन बनाया। पहले भी ये सदन में प्रस्तुत हुआ तो 1996 में हुआ, 98 में हुआ, 99 में फिर रखा गया, 2008 में रखा गया। हर बार नया नया गॉसिप होता, कभी कोई किसी सदन में प्रस्तुत होता, कभी नहीं हो पाता। लेकिन पिछली बार सदन में ये बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से पारित हुआ और अब इसके बाद इस संशोधन में संशोधन आएगा संविधान में, तो मुझे लगता है ये विधेयक पारित हो जाएगा। आप तो साक्षी रही हैं जब जब पेश हुआ बहुत सी इस पूरी प्रोसेस की। क्या लगता है आपको, क्यों डिले हुआ?
और कहाँ दिक्कतें आ रही थी? क्या महिलाओं को लेकर कोई मामला था इसलिए थोड़ी लेट लतीफ़ी होती है या टालम टोल होती है? तो जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल ईमानदार नहीं रहे। उन्होंने महिलाओं को वोटर के तौर पर देखा। महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन महिलाओं को वोट लेना है, महिलाओं को नेतृत्व नहीं देना है। नेतृत्व देने के विषय में हर राजनीतिक दल ने उनको टिकट नहीं दिया, महिलाओं का उपयोग ज़रूर किया है, लेकिन उनको जब नेतृत्व देने की बात आती थी तो उन्हें पीछे कर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी जिसने किसी राजनीतिक दल में, संगठन में 33% आरक्षण दिया। तो भाजपा का विचार शुरू से बहुत स्पष्ट था। पिछली बार की जो संसद हुई उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उन्होंने सदन में उसे प्रस्तुत किया, पारित कराया और 2029 में लागू हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये जनगणना और बाकी चीज़ों परिसीमन के कारण ये लागू नहीं हो पाएगा, तो 2029 में लागू करने के लिए संविधान में क्या क्या संशोधन करना चाहिए, उन्होंने इस पर विचार किया। बाकी राजनीतिक दलों ने वो मजबूती नहीं दिखाई कि हाँ इसे पारित करना है और ये हो जाए। अब ये जब पारित होगा संशोधन के साथ 2029 में लागू हो जाएगा, क्या व्यावहारिक तौर पर हम मान के चलें कि ये लागू हुआ और पूरी स्थितियां बदल जाएंगी महिलाओं को लेकर, या और कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा? व्यावहारिक दिक्कतें, जैसे कई बार पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग अपनी घर के सदस्यों को आगे कर देते हैं अगर आरक्षण की बात है तो। मुझे लगता है कि ये बहुत क्रांतिकारी कदम है और युगांतकारी परिवर्तन होगा। एक नया परिवेश आपको दिखने के लिए मिलेगा, एक नई तस्वीर होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। जो हमारी नई बच्चियाँ हैं वो इसको कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगी। अभी तक होता ये था कि बच्चियाँ कभी इसको कैरियर के तौर पर देखें, ऐसा नहीं होता है। और हम लोग भी जब राजनीति करते थे, हमने जब कॉलेज में शुरुआत करी तो लोग इसको बड़ा अटपटा मानते थे। उन्हें लगता था बाकी लोग किसी एक फील्ड में जाने की बात करते थे, हम राजनीतिक फील्ड में जाएं, ये बात कोई स्वीकार ही नहीं कर पाता था। अब बच्चियाँ आएंगी, पढ़ी लिखी बच्चियाँ होंगी, नई सोच होगी, तो काम में भी वो दिखेगा। और जब महिलाएं सशक्त होंगी, हमारी बच्चियाँ नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगी, तो बदलाव भी दिखाई देगा और सशक्त राष्ट्र भी दिखाई देगा। करियर का जिक्र आपने किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं करियर के तौर पर देखेंगी, नए जो यूथ हैं करियर के तौर पर देखेंगे। अभी शायद आने में हिचकिचाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें महिलाओं को लेकर आती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं, कोई आ भी जाता है तो सर्वाइव करना बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। आपने जब शुरुआत की थी, क्या आपने करियर के तौर पे ऐसा कुछ सोचा था? क्या आपके दिमाग में था कि हाँ पॉलिटिक्स में जाना है, अचानक आ गई, और जब आ गई तो यहाँ तक का सफ़र आप अब पीछे मुड़ कर देखती कैसा रहा? मुझे लगता है कि मैंने बहुत पाया, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पाया। मैं तो कॉलेज की राजनीति से ही आ गई। मैं कॉलेज के अध्यक्ष पद से मैंने शुरुआत करी और उस अध्यक्ष पद से फिर मैं भाजपा में आई और भाजपा के साथ में मुझे महापौर की टिकट मिली और संगठन में भी मैं सभी पदों पे रही और सरकार में भी सभी पदों पे रह ली। मुझे पार्टी ने बहुत अवसर दिया, तो जब महिलाएं आएंगी तो उन्हें अवसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आरक्षण हो जाएगा। जी जी, लेकिन आपके समय आरक्षण नहीं था। आपका ये सफ़र जब आपने, क्या कई ऐसे मौक़ों पर आपको लगा कि बहुत संघर्ष है, पीछे हट जाना चाहिए, या कोई बड़ा कठिन समय रहा होगा आपका जब आपको मन डगमगाया होगा, गलत फैसला हो गया राजनीति में आने का? नहीं, संघर्ष तो देखिए बहुत कठिन है, ये हमेशा लगा। बहुत संघर्ष है, कभी कभी मन भी बहुत दुखी होता है, लेकिन जब आप आए हैं तो उस पर वापस लौटना मेरी फितरत कभी नहीं लगी। मुझे लगता था कि जहाँ पे मैं आई हूँ और जहाँ मुझे पहुँचना है वो मुझे मिलना चाहिए, तो मैंने उसका संघर्ष किया। लेकिन हर कोई उतना संघर्ष कर पाए ये संभव नहीं हो पाता है। बहनें बहुत संवेदनशील होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो कई बार वो लौटने लगती हैं, लेकिन संघर्ष बहुत है। राजनीति आसान नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। मतलब जो इसको करियर बनाने की सोचे, आपका कहना है कि ये आसान करियर समझ के ना आए, संघर्ष है लेकिन मुकाम भी हासिल होगा और बहुत कुछ करने को भी मिलेगा। संघर्ष जरूर है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब आरक्षण है, उन्हें मौका जरूर मिलेगा। हम लोग तो मौका भी तलाशते थे, मौका मिले इसकी कोशिश करते थे, लेकिन अब आरक्षण के माध्यम से उनको मौका मिलेगा। पूरे देश की फिज़ा बदलेगी, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए
33% आरक्षण में अवसर जरूर मिलेगा। तो संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष अब कम होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। पहले जितना संघर्ष रहा उतना संघर्ष अब नहीं होगा। एक समस्या या व्यवहारिक तौर पे जब आती है महिलाओं को आगे करने की बात, तो ये जो जिक्र मैंने किया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग अपने घर के सदस्यों को आगे करते हैं, ये व्यवहारिक दिक्कत तो अब भी आ सकती है। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, महिला कोई भी हो, अवसर सबको मिले और सभी को अवसर मिलेगा। मुझे लगता है ये तो एक स्वाभाविक बात है। जो राजनीतिक, जिनका परिवार पूरी राजनीति में है, पारिवारिक तौर पर है, तो उनका झुकाव इस तरफ होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्हें अवसर मिलता है, लेकिन बाकी महिलाओं को भी मिलेगा। जैसे एक पद हो जाता है विधायक पति, सरपंच पति जैसे पद हम अक्सर सुनने को मिलते हैं, एक्टिव उनके पति रहते हैं या घर के सदस्य होते हैं। महिला को कितना अपने आप को आगे करने का, ग्रो करने का मौका मिल पाएगा? मौका मिलेगा, बहुत मौके मिलेंगे। और मुझे लगता है जब वो नीति निर्माता, संसद में तो उन्हें ही बैठना होगा, तो जब संसद में उन्हें बैठना होगा, विधानसभा में उन्हें बैठना होगा और वो नीति निर्माता होंगी, तो उन्हें बाकी विषयों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पंच, सरपंच और जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उससे इनको थोड़ा अलग होकर देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनको अवसर मिलेगा तो बाकी विषयों पर वो ध्यान से बैठ पाएंगी, क्योंकि संसद में कोई उनको प्रतिनिधित्व जो करते रहे हैं वो वहाँ संसद में नहीं बैठ पाएंगे, वो विधानसभा में नहीं बैठेंगे, उन्हें ही वहाँ पर बोलना है। तो धीरे धीरे नेतृत्व खड़ा होगा। समय के साथ थोड़ा ये बात एकदम तय है कि थोड़ा वक्त लगेगा, बदलाव धीरे धीरे होता है, एक साथ बदलाव नहीं होगा। आप तमाम, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ काम कर चुकी हैं, प्रदेश में तमाम बॉडीज़ में काम कर चुकी हैं, संगठन में काम कर चुकी हैं। क्या पुरुषों के बीच में जब महिला राजनीति करती है तो किस प्रकार का रिस्पांस आता है? क्या सिर्फ महिला रिलेटेड मुद्दों से ही जानकारी ली जाती है, सलाह ली जाती है, या बाकी मुद्दों पर भी उनके विचार की कोई वैल्यू होती है? नहीं, बाकी मुद्दों पर भी विचार की वैल्यू होती है और केवल महिला से रिलेटेड विषय नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे तो जब मैंने काम किया तो मुझे हर जगहों पर पार्टी ने भेजा काम की दृष्टि से, लेकिन महिला होने के नाते थोड़ा फ़ायदा भी रहता है। जो बहुत कठिन चीज़ें हैं उसमें हमें पार्टी का सहयोग भी मिलता है, हमारे नेता ध्यान भी रखते हैं, तो यह हमारा सौभाग्य भी है। मुझे लगता है कि दोनों तरीके से देखना चाहिए। आपको बहुत अवसर भी मिलते हैं और कहीं कहीं थोड़ा कठिन परिस्थितियां भी होती हैं। महिलाओं की 33% आरक्षण के बाद, ये तो राजनीति का जिक्र हो गया, महिलाएं जब 33% आरक्षण के साथ अपने पदों पर आएंगी तो क्या समाज में भी इसका कोई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा? महिलाओं की स्थिति तो बदलेगी राजनीति में, बाकी सेक्टर्स में भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा महिलाओं को लेकर, समाज में, देश में और अलग अलग सेक्टर्स में? बिल्कुल बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और ये बदलाव ऐसा होगा कि जब वो बैठती हैं तो जो निर्णय करेंगी वो धरातल से होकर आता है, उन्होंने उसे देखा है, करीब से भोगा है, तो सब विषयों पर वो उस बात को बहुत बारीकी से उस पर निर्णय कर पाएंगी। तो समाज में एक बदलाव ये दिखाई देगा कि हमारे यहाँ पर हमने जो निर्णय किए वो निर्णय नीचे किस प्रकार से उतर रहे हैं, तो ये बदलाव वहाँ पर भी होगा। उन्हें नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो सामाजिक बदलाव भी दिखाई देगा। ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है और मुझे लगता है कि ये बदलाव बहुत सकारात्मक होगा, और इस सकारात्मक बदलाव की हम सब अपेक्षा करते हैं, समाज भी उससे मजबूत होगा। सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक तरीके से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र कांग्रेस का करूं, वो अभी भी इसे मौका परस्ती बता रही है, बहुत इसके फेवर में नहीं दिख रही जो अभी संशोधन आ रहा है। विपक्ष को इसमें गलत क्या दिखाई देता है? विपक्ष ने 1996 में इसको प्रस्तुत किया, तब विपक्ष की सरकार थी। उन्होंने 96 के बाद 1998 में इसको प्रस्तुत किया, उनकी ही सरकार थी। 99 में किया, उनकी ही सरकार थी। 2008 में किया, उनकी ही सरकार थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश में परिस्थितियां ऐसी थी कि बिटिया अगर घर में पैदा हो जाए तो खुशी का वातावरण नहीं होता था, और बेटियां लगातार कम हो रही थी, कन्या भ्रूण हत्या लगातार बढ़ रहा था, और जो अनुपात था स्त्री और पुरुष का वो बिगड़ गया था, महिलाएं कम हो गई थी। ये एक बहुत घातक चीज़ थी जो आने वाले समय में इस देश के लिए भी घातक होती।
प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। जब ये अभियान चला तो इन्होंने कई बार उसका उपहास उड़ाने का कोशिश किया, लेकिन विपक्ष ने इस बात को कभी नहीं देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और आज ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बहुत सकारात्मक परिणाम रहा कि आज बेटियां ज़्यादा हैं और उन्हें अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार कोशिश की, महिलाओं को हर जगह उन्होंने स्थान देने का प्रयास किया, नेतृत्व में भी स्थान देने का प्रयास किया। इतनी ज़्यादा संख्या में बहनों को कैबिनेट में स्थान दिया, उनको अवसर मिला काम करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर रजिस्ट्री होगी तो उस महिला के नाम से होगी। उस परिवार के लिए उन्होंने एक शुरुआत करी कि वो मुखिया के तौर पर उसे ये महसूस हो कि नहीं, ये घर मेरा है और इस घर पर मेरा अधिकार है। उन्होंने एक उसको सशक्त करने का प्रयास किया। जल जीवन मिशन अगर आज सफल है तो मुझे लगता है कि केवल महिलाओं के कारण है। जो पंचायती राज में महिलाएं हैं उन्होंने जल जीवन मिशन वहां तक उतारने का प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं लाई वो सब योजनाएं ये सोचकर लाई, ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखा और आज उसका ही परिणाम है कि आज ये विधेयक पारित कर रहे हैं। नहीं तो अभी आरक्षण अगर जिस प्रकार के परिसीमन और जनगणना का विषय होता तो ये आरक्षण 2034 में लागू होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अगर 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सशक्त राष्ट्र के लिए एक सशक्त नारी होना बहुत ज़रूरी है, या आधी आबादी अगर सशक्त नहीं है तो आप सशक्त राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोचकर ही इसको 2029 में लागू करने का प्रयास किया। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई श्रेय लेने की राजनीति नहीं है। विपक्ष को पर्याप्त अवसर मिला, 4 दशक से ज़्यादा विपक्ष ने इस पर राजनीति करी, उन्होंने इसे पारित नहीं कराया, वोट की राजनीति की। कभी सदन में बिल फाड़ा, कभी एक सदन में प्रस्तुत किया, दूसरे में नहीं प्रस्तुत हुआ, ऐसी लगातार चीज़ें चली। क्यों विपक्ष को दिक्कत है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने महिलाओं को वोटर के तौर पर देखा, नेतृत्वकर्ता के तौर पर नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लाभार्थी नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि आप नीति निर्माता बनिए। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक बात है। और महिलाओं की स्थिति को लेकर जो आपने यहाँ पर चर्चा की, विपक्ष एक बात बार बार और भी बोल रहा है कि चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इस समय इसको यहाँ पर लाया जा रहा है क्योंकि चुनाव के बीच में फ़ायदा मिलेगा। किसी राज्य के अगर चुनाव हो रहे हैं तो उनके सांसद तो यहाँ पे होंगे, संसद में होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, तो इसको कौन सा फ़ायदा इसमें होगा? ये बिल पूर्व में पारित हो चुका है, केवल ये 2029 में लागू हो जाए, ये उसकी कोशिश है। तो जो फ़ायदा अगर हमें लेना होता और मिलना होता तो वो फ़ायदा हमें पहले ही मिल चुका है। हम 2029 में उसे लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं, बिल पारित नहीं कर रहे हैं। बिल पारित हो चुका है और पारित बिल पर संशोधन लाया गया है तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के, ताकि उसका लाभ महिलाओं को 2029 से मिल सके। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे ज़्यादा महिला विधायक है देश भर में। छत्तीसगढ़ से आप आती हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा इसके बाद आने वाले चुनावों में या समय में? राजनीति के अलावा महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें, आप भली भांति सब कुछ जानती हैं, उस पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा हमारे प्रदेश में? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बेहद सशक्त हैं। हमारी परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। अन्य राज्यों में जो वहाँ के पारंपरिक चीज़ें हैं उससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं आगे हैं। महिलाओं को यहाँ पर कोई बंधन नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। ये आरक्षण लागू होने के बाद मुझे लगता है कि और भी सकारात्मक बदलाव होंगे। महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी और छत्तीसगढ़ की महिलाएं मुझे लगता है कि आत्मविश्वास से लबरेज हैं। तो ये अवसर की प्रतीक्षा थी। राजनीति में जब महिला कोई आती है, आप भी रही हैं, कंपटीशन क्या पुरुषों से होता है? किस तरीके का कंपटीशन झेलना पड़ता है आपको? पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो कंपटीशन। देखिए, जब आप आते हैं तो कंपटीशन तो हर जगह होता है, केवल राजनीति में नहीं है, बहुत सब जगह है। और उसको उस भाव से लेना चाहिए कि आप अगर हैं, प्रतियोगिता होनी चाहिए लेकिन स्वस्थ होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता भी होनी चाहिए। तो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहने की आवश्यकता है।
राजनीति में प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता ये दोनों, प्रतियोगिता कम होती है, प्रतिद्वंदिता ज़्यादा होती है, स्वाभाविक है और होना चाहिए। राजनीति आप कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें भावना का स्थान नहीं है। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, तो बहुत भावनात्मक होती हैं। कई बार वो अपनी भावना के कारण ऐसा महसूस करती हैं कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम संवेदनशील हों। राजनीति खेलने की चीज़ है, राजनीति को खेलना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो उम्मीद करें इस आरक्षण के बाद और बहुत सारी सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से निकलेंगी और राष्ट्रीय पटल तक पहुंचेंगी। निश्चित तौर पर बहुत सारी बहनें आएंगी और बहुत सारी बहनों को अवसर मिलेगा। हम सब बहुत आनंदित हैं इस बात के लिए और प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया। राजनीतिक महिलाओं के लिए आप एक आइडियल हैं। आपका सफ़र लोग देखते हैं और मुझे लगता है शायद आपको पता भी नहीं होगा कि कितने लोगों ने आपको फॉलो करते हुए राजनीति की शुरुआत की। ऐसे राजनीति की शुरुआत करने वाली महिलाएं, यूथ या जो राजनीति में है, कोई टिप्स सरोज पांडे देना चाहेंगी अपने अनुभव से? मुझे लगता है कि सभी बहनों को आगे आना चाहिए और कहीं जितना आप ऊंचा उड़ सकते हैं उतना उड़ने का प्रयास करना चाहिए। आसमान खुला है, शुरुआत करिए, मंजिल मिलेगी जरूर। बिल्कुल सरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे साथ थी भाजपा नेत्री सरोज पांडे जी। लंबा अनुभव उनका राजनीति का है, तमाम बड़े पदों को सुशोभित कर चुकी हैं और जब उनकी शुरुआत हुई थी तब तो आरक्षण भी नहीं था। तमाम संघर्षों के साथ अपना ये मुकाम उन्होंने बनाया है, बड़ी आनंदित है। उनका कहना है कि इस आरक्षण के आने से बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन होगा महिलाओं के जीवन में। न सिर्फ जो महिलाएं राजनीति कर रही हैं बल्कि देश भर की जो महिलाएं राजनीति से परे भी हैं, अलग अलग सेक्टर्स में भी हैं, उनके जीवन में भी इसके ज़रिए बड़ा बदलाव होगा। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।